ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, ये एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। अफगानिस्तान से त्रस्त पाकिस्तान, इस समय वैसे तो आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। और अगर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है यहाँ एशिया में, और ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, यहाँ अफगानिस्तान आपको दिखाई दे जाएगा। और जो पीओके वाला है ना, पाकिस्तान जो कब्जा किए बैठा हुआ है, उसकी सीमा हमारी लगती है किससे? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर इन दिनों फिर से तनाव पसरा हुआ है, और सीमा पर हो रही हिंसक झड़पों में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। ये झड़पें तब शुरू हुई जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले किए। तालिबान का कहना है कि इन हवाई हमलों में 46 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान में आतंकी हमले करने वाली तहरीक तालिबान यानी टीटीपी को सह दे रही है। यह संगठन वहीं से पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां संचालित करता है। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों में उसने टीटीपी के ठिकानों को ही निशाना बनाया, और उसने यह भी कहा है कि तालिबान सरकार से कई बार टीटीपी के आतंकी कैंपों पर कार्रवाई के अनुरोध पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, और पाकिस्तानी सेना को ही कार्रवाई करनी पड़ी और हमले किए गए। इसी तरह के हम लोग अब पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को सह देता है, और हम लोग कहते हैं कि भैया इन पर कार्रवाई करिए। भारत कहता रहता है ना, तो वो कार्रवाई नहीं करता है। और 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। यह पाकिस्तान का ही सपना था कि एक दिन अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आए, और इसके लिए उसने हर चाल चली, यहां तक कि अमेरिका को भी 2 दशकों तक धोखा दिया। अब काबुल में तालिबान सरकार है, क्योंकि तालिबानों का कब्जा हो चुका है ना, तो पाकिस्तान की उससे बन नहीं रही है। और क्योंकि तालिबानी नेता पाकिस्तान के इशारे पर नाचने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी रणनीतिकारों ने अफगानिस्तान की रणनीति को समझने में एक मूलभूत गलती की है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद से अफगानिस्तान में राजशाही, सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकारें, तालिबान की इस्लामिक सरकारें रही हैं, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों द्वारा खींची गई डूरंड रेखा को मान्यता नहीं दी। जब तक देखिए, डूरंड रेखा हमारा और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। अब देखिए, पाकिस्तान अलग हो चुका है, तो उन दोनों देशों के बीच देखने को मिलती है। जो रेड क्लिप रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलती है, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच है। लेकिन आप देखिए, ये इसमें डूरन रेखा ही वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा है। इसे मान्यता न देने के पीछे कारण यह है कि यह रेखा पख्तून इलाके को 2 हिस्सों में बांटती है, और जिसके चलते 4 करोड़ पश्तूनों को पाकिस्तान के शासन में रहना पड़ रहा है। जबकि आप देखते हैं कि वो क्या है, स्वाभाविक रूप से अफगानिस्तान से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस कबीलाई भावना को दबाने के लिए ही पाकिस्तान ने इस्लामिक कट्टरवाद को हवा दी, और अपने कब्जे वाले पश्तून इलाकों में सैकड़ों मदरसे स्थापित कर पाकिस्तानी फौज ने ही तालिबान को खड़ा किया है। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने तालिबानी नेताओं को पाकिस्तान में अपने संरक्षण में यह कहकर रखा कि वह उन्हें अमेरिका से बचाना चाहता है। पाकिस्तान ने उनके जरिए अफगानिस्तान में अमेरिका सेना पर हमले कराए, और अमेरिकी दबाव पड़ने पर कई तालिबानी नेताओं को डॉलरों के बदले अमेरिका के हवाले कर दिया, जहां उन्हें बरसों तक ग्वांतानामो बे जेल में अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। और इसलिए तमाम तालिबानी मौलाना मन ही मन में पाकिस्तान जनरलों से नफरत करते हैं। और ये आप देखते हैं कि ग्वांतानामो बे जेल में 4 साल बिताने वाले ऐसे ही एक तालिबानी नेता मुल्ला जईफ ने अपनी आत्मकथा माई लाइफ विद तालिबान में पाकिस्तान को विश्वासघाती बताते हुए उसकी पोल खोल दी है। और पाकिस्तान की धोखेबाजी को देखकर ही तालिबान ने अमेरिका से सीधा संपर्क साधा, और अमेरिकी फौज एकाएक अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर वहां से चली गई। इसके चलते पाकिस्तान का दोहरा खेल बंद हो गया, और अमेरिका से आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के नाम पर आने वाले अरबों डॉलर के पैकेज बंद हो गए। इसके चलते अब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है। अब अफगानिस्तान में तालिबान की कट्टरपंथी इस्लामिक स्वयंभू सरकार है, तो तालिबान को लगता है कि असली इस्लाम तो वही जीते हैं, और वे शरीयत के अनुसार चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिकियों के साथ शराब पीने वाले पाकिस्तानी जनरल इस्लामिक दृष्टिकोण से उनसे बहुत नीचे हैं, और तालिबानी मौलाओं को लगता है कि पाकिस्तानी जनरलों को उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, ना कि वे तालिबान को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयास करें। वे पड़ोसी ईरान के सिया कठमुल्ला शासन के सुन्नी रूपांतरण का सपना सजोएं, और जिसमें एक इस्लामिक धर्मगुरु अयातुल्लाह खamenei सर्वोच्च नेता हैं, और सरकार से लेकर फौज तक उनका ही आदेश मानते हैं।
टीटीपी के रूप में तालिबान के पास एक हथियार भी है जिसके जरिए पाकिस्तान द्वारा उसके ब्लैकमेल करने या उस पर दबाव बनाने की स्थिति में वह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। तालिबान में पश्तून भी है जो द्रोण रेखा को समाप्त कर पाकिस्तान के पश्तून बहुल्य प्रदेश खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा बनता देखना चाहते हैं। यह वही क्षेत्र है जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान को मिला था, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नया राष्ट्र बनने पर पिछली सरकार द्वारा की गई संधि समाप्त हो जाती है और इसलिए डुरंड रेखा को लेकर ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई संधि पाकिस्तान बनने पर समाप्त हो चुकी है। पाकिस्तान इसे किसी हालात में स्वीकार नहीं कर सकता है और अब देखते हैं कि क्या, क्योंकि ऐसा करने पर उसे खैबर पख्तूनख्वा से हाथ धोना पड़ेगा। साफ है कि तालिबान के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने की चाल पाकिस्तान को उल्टी जा रही है। पश्तून राष्ट्रवाद के उभार वाले दौर में फौज से एक और बड़ी भूल हुई, वह यह कि पश्तून प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से अपदस्थ करना और उनका लगातार उत्पीड़न करना। इससे पाकिस्तान के पश्तून समुदाय में यह भावना बढ़ी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वे अब अफगानिस्तान की ओर देखने लगे हैं। यही कारण है कि टीटीपी पाकिस्तानी फौज के तमाम सैन्य अभियानों के बाद भी ताकतवर बना हुआ है। पाकिस्तान और पश्तून के रिश्ते वैसे ही बिगड़ते जा रहे हैं जैसे कभी पाकिस्तान और बंगाली मुसलमानों के बीच बिगड़े थे और पश्तून बहुल्य क्षेत्र में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ जैसे आंदोलन भी जोर पकड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया अभियानों में पश्तूनों की हत्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है दिव्य कुमार सूती, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक और आपको बात बता दूं कि वो कहते हैं ना कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो हो सकता है उसमें आप भी गिर जाए, तो पाकिस्तान का वही हाल हो रहा है। समानता का अमृत पर्व महाकुंभ, ये आप देखते हैं इलाहाबाद में प्रयागराज के नाम से जिसे जानते हैं वहां महाकुंभ हो रहा है। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है और उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है प्रयागराज। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर तीर्थ राज्य प्रयाग में आयोजित होने वाले महाकुंभ धरती के किसी एक स्थल पर होने वाला मनुष्यों का सबसे बड़ा समागम है। भारत की एकात्मा, इसकी संगठन शक्ति, इसके स्वभाव और सामंजस्य का अति अप्रतिम उदाहरण है महाकुंभ। और इस महापर्व पर देश कठिन शीत में सुदूर स्थानों से संगम में कल्पवास करने, पर्व स्नान करने, अक्षय वट दर्शन और इस बहाने विराट रूप में प्रकट भारत पुरुष का साक्षात्कार करने चला आता है। और यह भारत पुरुष अमृत पुरुष है और इसका धर्म सनातन है, इसकी संस्कृति विश्ववारा है, वसुधा इसका कुटुंब है और विश्वमात्र का समुत्थान इसकी प्रतिज्ञा है। महाकुंभ इसी अमृत पुरुष भारत का विलक्षण प्रकाट है। इस पर्व की पृष्ठभूमि देखने चलें तो इतिहास पुराण के अनेक प्राचीन पृष्ठ हमारे सम्मुख उभरते हैं। देवासुर संग्राम, कद्रू विनम्रता का द्वंद्व और भगवान धन्वंतरी द्वारा प्रदत्त अमृत कुंभ की प्राप्ति से संबद्ध अनेक रोचक कथाओं के अध्याय कुंभ की ये आप देखिए कथाओं में निहित है। वस्तुतः व्यक्ति वृष्टि के समष्टि में योजित हो जाने के असाधारण अनुभव की प्रयोगशाला है महाकुंभ। परिगणित काल बोध के पूर्व से प्रवाहित त्रिवेणी में हमारे इतिहास बोध के प्रेत मुक्त हो जाते हैं। अनगिनत पीढ़ियों के अविच्छिन्न प्रवाह की साक्षी गंगा अपनी अबूझ कर्म परंपरा की यमुना और गोत्रकार ऋषि से लेकर होनहार वंशजों तक अदृष्ट किंतु अचुन्न सरस्वती के सम्मुख अपने होने न होने का तुच्छतर प्रमेय निरस्त हो जाता है। पितरों के तर्पण और पौत्रों के मंगल की प्रार्थना करती पीढ़ी पूर्वजों से वंशजों तक अपनी सनातन उपस्थिति को देख पाती है। पुत्रों के रूप में विद्यमान पिता, शिष्यों के रूप में विद्यमान गुरु और शस्त्रवादियों में इन सबको समेटी हुआ महाकुंभ सनातनता का अमर उद्गीत बनकर प्रकट होता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर होने वाले महापर्व उस तीर्थ राज प्रयागराज में हो रहा है जो महागंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। यह हमारे धार्मिक, पौराणिक, भूगोल का पवित्रतम भूमि होने के साथ ही आप देखते हैं हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, देश काल बोध का भी चिंतन प्रमाण है। अपनी प्राचीनतम ऋषि परंपरा से अनुप्रमाणित भारत कुंभ में अपनी अविच्छिन्न परंपरा का दर्शन करता है। सभी परंपराओं के प्रमुख आचार्य, जगतगुरु, महामंडलेश्वर और संत महंत यहाँ एकत्रित होते हैं। अपने पौराणिक महात्मय, आध्यात्मिक अनुभव, ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक दिव्यता और भौगोलिक भव्यता के साथ ही वर्ष 2025 के महाकुंभ को एक अन्य विशेष योग प्राप्त हो रहा है। यह योग भारतवर्ष की स्वाधीनता का अमृत काल है। अमृत लाभ के संकल्प से लाभान्वित यह महाकुंभ
महाकुंभ पर्व हमारी राष्ट्रीय चेतना को भारत पुरुष की समग्रता में पहचानने का कांचन योग है। कुछ समय पहले देश ने अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करते हुए व्यापक अमृत महोत्सव मनाया है। 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे ना 15 अगस्त को, इसलिए तो 15 अगस्त को आप लोग आजादी का दिवस मनाते हैं। यह हमारे महान राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता, शौर्य एवं समृद्धि को रेखांकित करने अवसर है। यह प्रथम महाकुंभ है जब श्री राम लला अपनी जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य मंदिर में विराजमान है। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ उन कुंभ पर्वों का स्मरण प्रासंगिक हो जाता है जिनमें धर्म संसद, विशाल समागमों के माध्यम से संतों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद समेत अनेक संकल्पशील संगठनों ने श्री राम जन्मभूमि के निर्माण हेतु विमर्श किया, अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, संगठित हुए और आगे बढ़े। महाकुंभ हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का जीवंत स्मारक है। महाकुंभ ऐसे अवसर पर आयोजित होने जा रहा है जब अनुच्छेद 370 की कुंठा हट चुकी है और भारत का मस्तिष्क कहलाने वाला शिव शारदा का केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र कश्मीर भारत की अखंडता, संप्रभुता का सहचर बन चुका है। देखिए, जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद दो भागों में बांट दिया गया ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो उसी की बात हो रही है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। त्रिवेणी के जिस तट पर महाकुंभ आयोजित हो रहा है उसी के तट पर त्रेता में धर्म विग्रह श्री राम ने लोक मंगल हेतु अपनी वन यात्रा का स्वस्ति वाचन किया। इसके तट पर प्रेम मूर्ति श्री भरत ने पुरुषार्थ चतुष्ण का त्याग करते हुए भक्ति की याचना की। प्रयाग हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का सनातन पीठ है। आज यदि हम पुनः इसको साधिकार प्रयागराज कह पा रहे हैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद के पात्र हैं। उनकी अप्रतिहत ऊर्जा ने हमारे धार्मिक सांस्कृतिक गौरव के प्रति हमारी आश्वस्ति को दृढ़तर किया है। ये आप देख रहे हैं, आज यदि हम पुनः इसके साधिकार प्रयागराज कह पा रहे हैं ना तो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद के पात्र हैं। और उनकी अप्रतिहत ऊर्जा ने हमारे धार्मिक सांस्कृतिक गौरव के प्रति हमारी आश्वस्ति को दृढ़तर किया। और इस महाकुंभ की ओर देखते हुए देश की दिव्यता के कुछ और आयाम भी हमारी दृष्टि में आते हैं और भारत के केंद्रीय नेतृत्व की स्पष्ट प्राथमिकता है और उनसे खुलते वैश्विक आयाम सेवा, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा तथा समरसता से युक्त भारत को उद्भासित कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, केदारनाथ, विंध्याचल समेत भारत के दिव्य तीर्थ अपने आध्यात्मिक गौरव में पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं। महाकुंभ हमारी समेकित दृष्टि, समन्वित पुरुषार्थ और सौजन्यपूर्ण सहकार का प्रमाण बनेगा। अपने सुखों के अनुसंधान में जीवन समुद्र को मथने वाले मनुष्य एक दिन विष के सम्मुख होती तब उसे कोई विष पाई नीलकंठ चाहिए, कोई मृत्युंजय चाहिए, उसे अमृत कलश के प्रकट होने तक धैर्य चाहिए, उसे अमृत कलश के प्रकट होने तक का धैर्य चाहिए। भारत इस जगलधि के मथे जाने पर भगवान धन्वंतरी के समान अमृत कलश लेकर उभरेगा। यही इतिहास है, यही विश्वास है और महाकुंभ का आयोजन इसी का प्रयास है। लेखक हनुमत धाम अयोध्या के महंत संत हैं। देखिए, यहाँ विश्व हिंदू परिषद की बात हुई है तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और आरएसएस की बात हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। तो बाकी धार्मिक पर्यटन आप देखते हैं, करोड़ों लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। विचार शून्यता, तो आप देखिए अंतर्मन में विचारों की अनुपस्थिति विचार शून्यता की दशा कहलाती है। विचार क्या है? जिस प्रकार ऊर्जा अपने अनेक स्वरूपों में विद्यमान रहती है, ठीक उसी तरह विचार भी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है। ऊर्जा एवं स्थायित्व में परस्पर व्युत्क्रम संबंध होता है। जरा मन की दो दशाओं के बारे में कल्पना कीजिए। पहली दशा तो यह है कि आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की धारा आपको परेशान कर रही है। दूसरी अवस्था वह जब आपका मन पूर्णतः शांत एवं विचारों के विक्षोभ से मुक्त हो चुका है। और निश्चित है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरी अवस्था अधिक पसंद आएगी क्योंकि वहां पर मन शांति के सागर में डूबा रहता है। और मन की शांति का एकमात्र कारण मन में व्याप्त विचारिक विक्षोभ है। प्रश्न यह है कि विचारों का जन्म कैसे होता है। एक नवजात शिशु का मन विचार शून्यता की स्थिति में होता है क्योंकि उसके ऊपर बाह्य वातावरण, परिस्थितियों, कारकों एवं अंत तत्वों का लेस मात्र भी प्रभाव नहीं होता है। यही वजह है आप देखते हैं कि उनका अंतर्मन विचारों के विस्फोटन के लिए तैयार नहीं होता है और यही अवस्था विचार शून्यता की अवस्था होती है। बड़े होने के साथ चारों ओर का घेरा उसे प्रभावित करने लगता है। परिणाम था
उसके मन में भी विचारों के अंकुर फूटने लगते हैं। मन को विचारों की भीड़ से बचा पाना एक नितांत दुष्कर कार्य है, क्योंकि इसके लिए स्वयं को बाहरी परिस्थितियों एवं वातावरण से पूर्णता पृथक करना होगा, जो लगभग असंभव है। और विचार शून्यता की अवस्था प्राप्त करने के लिए पहली एवं अनिवार्य युक्ति यही है कि मन को बाह्य विषयों से दूर रखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर योग निद्रा एवं ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान की अवस्था में मन मस्तिष्क विचार शून्य होने की दशा में उन्मुख होता है। अच्छा लिखा जाता है, लेकिन सीखा करिए कुछ भाई, पढ़ा करिए, अपनी जिंदगी में उतारा करिए। स्वास्थ्य केंद्रों की सेहत। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने ग्राम स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी, एचआईवी, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, हेपेटाइटिस बी आदि रोगों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का जो सुझाव दिया, वह केवल क्रियान्वित ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर हो रहे अधिक से अधिक रोगों की पहचान हो सके। यदि रोग की पहचान प्रारंभिक चरण में हो जाती है तो न केवल उसका उपचार आसान हो जाता है, बल्कि उसमें लगने वाले खर्च में कमी भी आती है। यदि रोगों की पहचान स्थानीय स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में हो सके तो शहरों के बड़े अस्पतालों में रोगियों की भीड़ भी कम करने में मदद मिल सकती है। नीति नियंताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि जितनी आवश्यकता आधुनिक सुविधाओं से लैस बड़े अस्पतालों का निर्माण करने की है, उतनी ही स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों को सक्षम बनाने की भी। चूंकि अभी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गंभीर रोगों की जांच की विश्वसनीय व्यवस्था नहीं है, इसलिए रोगियों को शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है और इसमें समय और धन की बर्बादी होती है और कई बार उपचार में देर भी हो जाती है और इसके चलते रोगों के निदान में लंबा समय लगता है। यह अच्छा है कि आईसीएमआर ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत बनाने की पैरवी की, लेकिन उसे इससे परिचित होना चाहिए कि कस्बों और छोटे शहरों के स्वास्थ्य केंद्रों में भी रोग परीक्षण उपकरणों का अभाव दिखता है। कई बार ये उपकरण होते भी हैं तो काम नहीं कर रहे होते हैं और इसका एक कारण प्रशिक्षित मेडिकल कर्मियों का अभाव भी है। इसके चलते ही जिला अस्पतालों में रोगियों की भीड़ दिखती है। विडंबना यह कि पर्याप्त वे भी समुचित मेडिकल उपकरणों से जूझते दिखते हैं। इसका संकेत आईसीएमआर की इस सुझाव से मिलता है कि जिला स्तर के अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, मेमोग्राफी आदि की सुविधाएं होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि अभी ये सुविधाएं जिला अस्पताल में नहीं है। शायद यही कारण है कि लोग मजबूरी में ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं। यदि स्वस्थ भारत के सपने को साकार करना है तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सुविधाओं और प्रशिक्षित मेडिकल कर्मियों से लैस करना होगा। यह काम करने के साथ ही लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता लाने के भी जतन करने होंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में बीमारियों का एक बड़ा कारण सेहत के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही है। सेहत व्यक्ति, समाज और देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। चूंकि रोगों का बड़ा कारण खराब जीवन शैली के साथ खान पान भी है, इसलिए खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने का भी काम करना होगा। न्याय संगत कार्रवाई। तो प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास कार्यों में सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता अवश्य देंगे, लेकिन लोगों के कानूनी अधिकारों की अनदेखी नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ऐसा न किए जाने की वजह से ही तत्कालीन जिलाधिकारी, एडीएम, एसपी समेत 26 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और कुशीनगर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के निर्माण के दौरान 2019 में अधिकारियों ने मनमाने ढंग से निर्णय लेते हुए एक व्यक्ति के मकान को अतिक्रमण घोषित किया था, फिर उसे जीसीबी से गिरवा दिया। पीड़ित ने ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया तो उसे न्याय मिला। लेकिन सोचने की बात यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जो प्रशासन की मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। कितने लोग जागरूक हैं। आम आदमी ऐसे मामलों में प्रतिरोध तक नहीं कर पाता है। अधिकारियों की तानाशाही को बर्दाश्त करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचता। एक तो पहले से ही वह घर तोड़े जाने से इतना परेशान होता है कि वह इस तरह की प्रशासन से लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। यदि सोच भी ले भी तो उसे क्रियान्वित करना आसान नहीं है। इस प्रकरण ने अधिकारियों को एक बड़ा सबक दिया और कि प्रशासनिक अधिकार तानाशाही की अनुमति नहीं देते हैं। अधिकारियों को यह तय करना ही होगा क्या गलत है क्या सही। किसी के बने बनाए घर को तोड़ने से उस पर क्या बीतती है इसका दर्द भुक्तभोगी ही समझ सकता है। ऐसा हर व्यक्ति उचित मुआवजा का अधिकारी है। ये आप देखेंगे अघोषित महामारी का रूप लेती इंटरनेट की लत। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया। यह सूचना, मनोरंजन और ज्ञान का असीमित स्रोत बनकर हमारे जीवन को आसान व सुविधाजनक बना रहा है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी, इंटरनेट की लत। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब देखिए, लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं, दुरुपयोग भी कर रहे हैं। यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसे एक अघोषित महामारी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।
मलेशियाई शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह सामने आया कि इंटरनेट की लत और इंटरनेट पर बिताए गए समय के बीच एक गहरा संबंध है, जो उपयोगकर्ताओं के सामाजिक और मानसिक अलगाव को बढ़ावा देता है। इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग हमारे दिमाग की संरचना पर गहरा दुष्प्रभाव डाल रहा है और इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, स्मरण शक्ति और सामाजिक दृष्टिकोण प्रभावित हो रहे हैं। ये साइबर एडिक्शन या इंटरनेट की लत का अर्थ है ऑनलाइन गतिविधियों में इतना लीन हो जाना कि यह व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन को बाधित करने लगे। इंटरनेट मीडिया, गेम्स, वीडियो स्ट्रीमिंग और अनावश्यक ब्राउजिंग इसके मुख्य कारण हैं और एक आम आदमी रोजाना घंटों इंटरनेट पर बिताता है, यह समय बढ़ रहा है। इंटरनेट का असीमित उपयोग मस्तिष्क के कार्यों को बाधित करता है। लगातार आने वाली नोटिफिकेशन और सूचनाओं की बाढ़ हमारी एकाग्रता को भंग कर देती है या हमारी किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने, गहराई से समझने और उसे आत्मसात करने की क्षमता को दुष्प्रभावित करता है। इंटरनेट की लत मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है और अत्यधिक स्क्रीन समय चिंता, अवसाद और एकाकीपन जैसी समस्याओं को जन्म देता है। और आप देखिए युवा और किशोर वर्ग जो अपना अधिकतर समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, इस लत से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। इंटरनेट की लत शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है और लगातार स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों में थकान, सिरदर्द, मोटापा, रीढ़ की समस्याएं बढ़ रही है और इसके अलावा अनियमित दिनचर्या और नींद की कमी से दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इंटरनेट की लत मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड का स्तर बढ़ा देती है। यह एसिड मस्तिष्क की गतिविधियों जैसे जिज्ञासा, तनाव व नींद को नियंत्रित करता है। जब GABA का स्तर असंतुलित हो जाता है तो यह बेचैनी, अधीरता, तनाव और अवसाद को बढ़ावा देता है। इंटरनेट की लत मस्तिष्क की तंत्रिका सर्किट को तेजी से और पूरी तरह नए तरीके से दुष्प्रभावित कर रही है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। इंटरनेट की लत शराब और सिगरेट की लत के समान खतरनाक होती जा रही है। डिजिटल डिटॉक्स, समय प्रबंधन और जागरूकता अभियान इस लत को कम करने में सहायक हो सकते हैं। आप खुद सोच के देख लीजिए, क्या देखना है आपको कि एक दिन इंटरनेट ना हो आपके फोन में, ऐसे लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। तो उपयोग करिए, मैं तो यही कहूँगा, दुरुपयोग मत करिए। ये आप देखिए टिप्पणियाँ हैं, इन्हें देखना हुआ कर देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाएगी। व्यापार घाटा रोकने का कारगर प्रयास। देखिए व्यापार घाटा कहने का मतलब है कि आयात हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, यानी कि खरीद ज़्यादा रहे, बेच कम रहे। घाटे में ही तो ही चीन से हमारा आयात घटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। आयात घाटा और वर्ष 2018-19 में चीन से व्यापार घाटा केवल 53.6 अरब डॉलर रहा, जबकि 2017-18 में यह 63 अरब डॉलर था। और आप देखिए उस समय इस आयात शुल्क में वृद्धि का कई अर्थशास्त्रियों ने यह कहकर विरोध किया था कि इससे देश में संरक्षणवाद को बढ़ावा मिलेगा और अकुशलता बढ़ेगी। यह समझना होगा कि 2018-19 में आयात शुल्कों में वृद्धि ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया। मोबाइल फोन के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 तक मोबाइल फोन का निर्यात 14.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया और इसी तरह कई अन्य वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में भी वृद्धि देखी गई है। यह पहली बार नहीं था कि जब हमें टैरिफ बढ़ाने का लाभ मिला। देश में आप देखते हैं कुल विनिर्माण में लगभग 50% का योगदान देने वाला ऑटोमोबाइल क्षेत्र उच्च टैरिफ के कारण ही विकसित हो सका। भारत में ऑटोमोबाइल उत्पादों पर $40,000 से अधिक मूल्य वाली कारों के लिए 100% और $40,000 से कम मूल्य वाली कारों के लिए 60% टैरिफ लगता है। आज भारत ऑटोमोबाइल में एक वैश्विक शक्ति है और कई भारतीय व विदेशी कंपनियां देश में कारों और अन्य ऑटोमोबाइल का निर्माण कर रही हैं एवं भारी मात्रा में निर्यात भी कर रही हैं। भारत से आप देखिए 45 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात 2023-24 में किया और भारत में आप देखते हैं कि औसत भारत टैरिफ वर्ष 2004 में यूपीए के सत्ता में आने से पहले लगभग 24% था, लेकिन टैरिफ में नाटकीय रूप से कमी आई है और वर्ष 2006 तक यह लगातार 6% तक घाटा दिया गया और इससे हमारे विनिर्माण में तबाही मच गई और आयात पर हमारी निर्भरता कई गुना बढ़ गई। टैरिफ कम करने की वकालत करने वाली अर्थशास्त्रियों की भी देश में कोई कमी नहीं है। टैरिफ कम करने के उनके कई तरक हैं। सबसे पहले उच्च टैरिफ दीवारों ने उत्पादन में अकुशलता को बनाए रखा है, क्योंकि उच्च टैरिफ दक्षता में सुधार के लिए पहल को खत्म कर देता है। उनका तर्क है कि नेहरूवादी काल के दौरान आत्मनिर्भरता के नाम पर उच्च टैरिफ ने प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया और परिणाम स्वरूप अकुशलताएं पैदा हुई। इससे हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई। परिणाम स्वरूप निर्यात में भी
गिरावट आई है। दूसरे, अगर भारत टैरिफ बढ़ाता है तो अन्य व्यापार भागीदारी को भी टैरिफ बढ़ाने का मौका मिलेगा और इससे हमारा निर्यात भी अवरुद्ध हो जाएंगे। और इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में अगर हर देश ऐसा ही करता है तो वैश्विक स्तर पर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, इन अर्थशास्त्रियों का एक बहुत ही प्रमुख तर्क यह है कि कम टैरिफ उपभोक्ताओं को वस्तुओं की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करती है और इसलिए उपभोक्ता अधिशेष और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार होगा। और हमें यह समझना चाहिए कि मुक्त व्यापार का लाभ तभी है जब दूसरे भी इसका पालन करें। लेकिन अगर कोई देश अपने माल को भारत में डंप कर रहा हो या फिर अन्य देश टैरिफ बढ़ा रहा हो तो हमारे देश और अन्य देश मुक्त व्यापार की रोक में को जारी नहीं रख सकते हैं। टैरिफ में चुनिंदा बढ़ोतरी का समय 2020 में जब से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत नीति की घोषणा की है तब से इंटरमीडिएट उत्पादों के आयात में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत नीति में कई क्षेत्रों को चुना गया और इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है और इनमें एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, इंटीग्रेटेड इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, खिलौने और सौर उपकरण, अर्धचालक, वस्त्र, रसायन आदि शामिल है। इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई और जिसमें सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की है। लेकिन पीएलआई योजना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासों के बावजूद हमें इंटरमीडिएट के आयात में बहुत कमी नहीं दिख रही है और इन क्षेत्रों में घरेलू निवेश भी भारी मात्रा में हो रहा है। लेकिन चीन द्वारा डंपिंग ने पीएलआई योजनाओं की सफलता को प्रभावित किया है। वहीं दूसरी ओर जो निवेशक रासायनिक, एपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार घटक उद्योगों में निवेश कर रहे हैं वे टैरिफ बढ़ाकर चीन डंपिंग और अन्य अनैतिक प्रथाओं से सुरक्षा चाहते हैं। निवेशकों की मुख्य आशंका यह है कि यदि चीनी डंपिंग को नहीं रोका गया तो उनके उत्पाद उद्योग फिर से बंद हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीएलआई के रूप में सरकार द्वारा दिए गए भारी समर्थन को देखते हुए इन उद्योगों को चीनी डंपिंग से काफी हद तक सुरक्षा की आवश्यकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने की उनकी चेतावनी अन्य देशों से जवाबी टैरिफ को भड़का सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के पास यह लाभ है कि वह देश विशिष्ट टैरिफ लगा सकता है जो अन्य देश नहीं कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए विविध देशों को अपने सभी व्यापार भागीदारों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाना होगा। ऐसे में भी भागीदार भी आयात शुल्क बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे जो भारत इस समय आयात शुल्क प्रतिस्पर्धा से अछूता नहीं रख सकता। इसके अलावा उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सस्ते आयात का तर्क एक अल्पकालिक घटना है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि सस्ते शुल्कों के चलते चीनी आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण चीन द्वारा शोषण को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए आप देखें एपीआई के मामले में ही देखें तो जैसे जैसे देश की चीनी एपीआई पर निर्भरता बढ़ी, चीन ने एपीआई की कीमतें में कई गुना वृद्धि करके भारतीय दवा कंपनियों और उसके माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण करना शुरू कर दिया है। यदि हम अपने व्यापार भागीदारों पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं तो कई देशों के साथ एफटीए के अस्तित्व के कारण एक बड़ी समस्या आ सकती है और जिसके तहत हम शून्य या बहुत कम टैरिफ पर अधिकतम आयात की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे मामले में चीन या अन्य देश जिन पर टैरिफ लगाए गए वे इन देशों जिनके साथ हमारे एफटीए हैं उनके माध्यम से अपने निर्यात को भेजने का प्रयास कर सकते हैं। हम मूल देश के नियम यानी रूल ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन संबंधी रोक लगाकर सख्त नियमों के द्वारा प्रतिबंध लगाते हुए इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। विदेश से धन भेजने वालों में प्रवासी भारतीय अव्वल है। जैसे यहाँ से भारतीय गए हुए हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, वहां से जो धन भेजते हैं ना उसी की बात हो रही। साल 2024 में देश के बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों ने देश को 129.1 अरब डॉलर रेमिटेंस भेजा, जिससे सरल शब्दों में विदेश से अपने घरों और परिजनों को भेजा मनी ऑर्डर समझिए। चलिए बताइए आप लोग, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और यह अब तक के समूचे इतिहास में किसी भी देश के प्रवासियों द्वारा अपने देश में भेजा गया सबसे ज्यादा रेमिटेंस है। यह कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2024 में पूरी दुनिया के प्रवासियों ने अपने अपने देशों के लिए जो धन भेजा यह उस समूचे धन का 14.3% है। अगर इस धन को भारत के कुल जीडीपी के आने से देखें तो यह 10.7 लाख करोड़ रुपया के बराबर यानी हमारे कुल जीडीपी का लगभग 3.3% है। यह कितनी बड़ी राशि है इसका अंदाजा इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि देश में सभी तरह के खनन, ऊर्जा आदि के कुल जीडीपी में 5% का योगदान है।
वस्तुतः रेमिटेंस, जिसे हिंदी में धन प्रेषण कहा जाता है, इसका मतलब है रोजगार के लिए विदेश गए या फिर वहां जाकर बसे प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने घर, परिवार, मित्र या संबंधियों को भेजा गया धन। इसका महत्व केवल विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बड़ा योगदान विदेशी निवेश और निर्यात से कहीं ज्यादा देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने में है। चूंकि किसी भी देश में आने वाला रेमिटेंस लोगों की क्रय शक्ति को भी मजबूती से बढ़ाता है, इसलिए यह जहां लोगों की खुशहाली का जरिया बनता है, वहीं यह देश के गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों को सफल और संभव बनाता है। इसके सामाजिक प्रभाव भी बहुत सकारात्मक होते हैं। प्रवासियों द्वारा विदेश से भेजी गई विदेशी मुद्रा इस बात को भी दर्शाती है कि उस देश के लोग कितने कुशल हैं और किसी भी देश के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इससे देश की इज्जत बढ़ती है और उस देश के बारे में जहाँ के प्रवासी होते हैं, उन देशों में जहाँ वे काम कर रहे होते हैं, लोगों का सम्मान बढ़ता है। इससे न केवल देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, बल्कि देश में उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलता है। और इससे उन देशों के साथ जहाँ किसी देश के प्रवासी होते हैं, सरकारों के आपसी संबंध तो सुधरते ही हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बड़े पैमाने पर होता है। इस तरह देखें तो रेमिटेंस महज प्रवासियों द्वारा अपने घर, परिवार की मदद के लिए भेजी गई रकम भर नहीं होती है, बल्कि इस रकम से एक साथ बहुत से निशाने साधते हैं। यह कह सकते हैं कि कई सारे काम होते हैं। साल 2024 में भारत के 129.1 अरब डॉलर के बाद जो दूसरे नंबर पर रेमिटेंस कमाने वाला देश है, वह मैक्सिको है और उसकी कुल रेमिटेंस महज 68.2 अरब डॉलर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर 55.7 अरब डॉलर रेमिटेंस कमाते हैं, जो भले भारत से बहुत कम है, लेकिन विश्व के संदर्भ में यह बहुत बड़ी धनराशि है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दिया करिएगा। आप लोग कुछ तो बोला करिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आपको लिखनी है भाई, और इंटरव्यू आपको देखना है। छात्रों, अभिभावकों की उलझन। देखिए, जो काम के आर्टिकल रहते हैं उन्हें हम देख लेते हैं, बाकी आपको पढ़ना है तो मैं पीडीएफ दे देता हूं, पढ़ सकते हैं, खुशी से पढ़ सकते हैं आप लोग। गम से मत पढ़िएगा, गम से कुछ नहीं करना है, खुशी से करना है भाई। जो आजकल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र, उनके माता पिता के लिए शिक्षा का माहौल बेहद प्रतिस्पर्धी, भ्रमित करने वाला हो गया है। विकल्पों की इस उलझन, रेगुलर स्कूल और सेल्फ स्टडी, रेगुलर स्कूल के साथ फिजिकल या ऑनलाइन कोचिंग, रेगुलर स्कूल के साथ ट्यूशन, ऑनलाइन स्कूल, फिजिकल कोचिंग के साथ, हर माता पिता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चे के लिए सही रास्ता क्या है। हर विकल्प समय, पैसा और मानसिक ऊर्जा की भारी कीमत लेता है, पर क्या इससे उनके बच्चे के भविष्य की गारंटी मिलेगी? आज के दौर में बोर्ड परीक्षाएं, आईआईटी, जेई या फिर नीट, यूजी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या रेगुलर स्कूल छात्रों को पर्याप्त रूप से तैयार कर पा रहे हैं? तो क्या कोचिंग ही सफलता का एकमात्र मार्ग है, या यह एक भ्रम मात्र है? क्या विषय ट्यूशन और ऑनलाइन कोचिंग छात्रों को वास्तव में सक्षम बनाते हैं, या फिर वे उन्हें केवल मानसिक रूप से निचोड़ देते हैं? क्या सेल्फ स्टडी एक व्यवहार विकल्प है, या इससे सफलता की संभावना कम हो जाती है? कोचिंग संस्थानों का यह दावा उनकी मदद के बिना आईआईटी, जेई और नीट, यूजी जैसी परीक्षाओं में सफलता संभव नहीं, क्या महज एक धोखा है जो माता पिता को डरा कर पैसे ऐंठते हैं? शिक्षा की इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में माता पिता इस चिंता में रहते हैं कि उनका निर्णय कहीं उनके बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदेह ना हो साबित हो। स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन के बीच तालमेल की कमी इस समस्या को और जटिल बना देती है, और इससे बच्चे और माता पिता मानसिक तनाव और अनिश्चितता का सामना करते हैं। और सवाल है कि क्या हम भविष्य बनाने की कोशिश में वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं? और मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है, आप लोग कोचिंग के बारे में पूछते रहते हैं कि भैया कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खुद से तैयारी करके, सेल्फ स्टडी करके सफलता पाई जा सकती है, सिलेक्शन पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है, अगर आप लोगों को एक सही दिशा मिल गई ना, और ये मालूम चल गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं कह रहा हूँ जो आप चाहें वो पा सकते हैं। इसके लिए सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चन पेपर कायदे से आपको देखना है, उन पर रिसर्च करनी है एक तरह से। किस पर करें विश्वास? तो वस्तुतः छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन का दबाव रहता है। साथ ही कई छात्र आईआईटी, जेईई या नीट, यूजी जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करते हैं। हर साल लाखों छात्र इन दोहरी चुनौतियों का सामना करते हैं। चुनौती केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूलों, कोचिंग संस्थानों के परस्पर विरोधी दावों से उत्पन्न भ्रम की भी है। स्कूल जहां अपनी पूर्ण तैयारी का दावा करता है और अतिरिक्त कोचिंग की आवश्यकता को नकारता है, वहीं कोचिंग संस्थान अपनी विशेष कोचिंग के बिना सफलता को लगभग असंभव बताते हैं। इन विरोधाभासी बयानों के कारण अधिकांश अभिभावक छात्र दुविधा में होते हैं, जिससे उन्हें अक्सर कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। और इस भ्रम की स्थिति में छात्रों पर न केवल पढ़ाई का, बल्कि अपने भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का भी दबाव होता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित कर सकता है। वहीं छात्रों, अभिभावकों के सामने यह एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर वे किस पर विश्वास करें।
एक काम हो जाता है कोचिंग की मदद से कि आपको स्टडी मटेरियल एक जगह मिल जाता है, पूरा इकट्ठा मिल जाता है। जब खुद से आप तैयारी करते हैं तो आपको रिसर्च करना होता है, और लेकिन वो जो रिसर्च करते हैं, आप नोट्स बनाते हैं ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी आपको फायदा, आपकी बहुत सारी तैयारी उसी के जरिए हो जाती है। कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना। एक और काम देखिएगा, आजकल टॉपर भी आप देखते हैं क्या करते हैं कि हर कोचिंग से सेट हो जाते हैं, एक तरह से वो ले दे के कर लेते हैं और कह देते हैं इस कोचिंग से हमने टेस्ट लिया था, इससे में हमने इंटरव्यू की तैयारी की थी। और आपने देखा होगा एक छात्र की, एक सिलेक्ट जो होता है, टॉपर होता है, उसकी 50 कोचिंग में आपको तस्वीर देखने को मिल जाएगी। कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना क्या हो रहा है? कोचिंग संस्थानों पर विस्तार भारत में तेजी से हो रहा है। आकर्षक विज्ञापनों, भ्रमित करने वाले दावों और वादों के साथ ये संस्थान एक ऐसा माहौल बना रहे जिससे अभिभावक को लगता है कि बिना कोचिंग बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वैसे उपभोक्ता को गुमराह करने वाले इन विज्ञापनों पर लगाम कसी जा रही है। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कई कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसा। प्राधिकरण ने 19 संस्थानों पर 61.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोचिंग संस्थान की बढ़ती फीस मध्यम और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक अतिरिक्त बोझ है। आईआईटी, जेईई या नीट, यूजी की कोचिंग फीस 1 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि कई परिवारों के भविष्य का प्रश्न है। अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी क्या उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा? क्या यह निवेश उनके बच्चों के करियर के लिए लाभप्रद होगा, या इसके केवल आर्थिक नुकसान होगा? बच्चों के बेहतर भविष्य की चाह में कहीं भी अपनी सारी बचत तो नहीं गवा बैठेंगे, यह डर उन्हें सताता रहता है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने की उनकी क्षमता पर लगातार बहस होती रहती है। अधिकांश स्कूल निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ही जोर देते हैं, जबकि प्रतियोगी परीक्षाएं गहन ज्ञान, तार्किक क्षमता और समय प्रबंधन की मांग करती हैं। स्कूलों में समुचित मार्गदर्शन और परामर्श के अभाव के छात्र और अभिभावक अनिश्चितता के शिकार हैं। उन्हें भविष्य का कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पा रही है। लिहाजा कोचिंग संस्थान के दावों ने अभिभावकों को मुश्किल निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। स्कूल जहां समग्र विकास पर बल देते हैं, वहीं कोचिंग संस्थान परीक्षाओं में उच्च अंकों की कोई ही सफलता का पैमाना बताते हैं। यह टकराव न केवल छात्रों की दिशा को दुष्प्रभावित कर रहा है, बल्कि अभिभावक को भी गहरी उलझन में डाल रहा है, जिसका गलत तत्काल समाधान आवश्यक है। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा है कि आपका मन जो करता है वो करिए, और जो कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। और दूसरी बात देखिए, जो काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन कर लिया करिएगा, विस्तार से जान लिया करिएगा। सब इतना मान के चलिए कि सब कुछ संभव है, और सब कुछ संभव आप ही बनाएंगे, ये भी मान लीजिए। बाकी ईमानदारी से तैयारी करिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों को। मेरे लिए कोई भी सवाल हो, आपका सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।